हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। 3 पन्नों का एडमिट कार्ड। इस बार 2020 में नीट यूजी 2020 की जो एडमिट कार्ड रिलीज की गई है एनटीए की तरफ से, वो एडमिट कार्ड है अपने आप में 3 पन्नों का। और इन 3 पेजेस में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। फर्स्ट पेज में कैंडिडेट रिलेटेड डिटेल्स हैं, जिसमें कैंडिडेट को क्या क्या चीजें चेक करनी है और कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है। सेकंड पेज में कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है एनटीए की तरफ से, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है अच्छे से, उस सेकंड पेज के इंस्ट्रक्शंस को समझना है स्टूडेंट्स को अच्छे से। और जो थर्ड पेज है उसमें एडवाइजरीज दी गई है कि एनटीए की तरफ से क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं और सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आगे चलना है। साथ में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल क्या करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार की एडमिट कार्ड 3 पेजेस की है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, बहुत सारे न्यू इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, साथ में इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजरी से भरी पड़ी है ये एडमिट कार्ड। फर्स्ट पेज में सबसे पहले, जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपका सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि उस एडमिट कार्ड को आप अच्छे से सेव कर लो, क्योंकि इस एडमिट कार्ड की जरूरत आपको जगह जगह पर पड़ेगी। इस एडमिट कार्ड की जरूरत सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन रूम में एंट्री के लिए नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके अलावा जब आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप करोगे तब भी आपको इस एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, सीट मिल जाती है, उस समय एडमिशन लेने के टाइम में भी आपको इस एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, जो चीजें उसमें फिलअप करना है, अंडरटेकिंग वगैरह देना है। उन अंडरटेकिंग को भरने के बाद आपको अपने एडमिट कार्ड को सेव करना है। कहाँ कहाँ आप इसे सेव कर सकते हो जिससे कि ये आपके पास सेफली बनी रहे और ये एडमिट कार्ड आपके पास रहे, किसी तरह की गुम ना हो ये एडमिट कार्ड। इसके लिए आप इसे अपने मेल आईडी पे सेव कर सकते हो, या तो फिर आप अपने फोन में सेव करके रख सकते हो। 2-3 जगह जहां पे भी आप इसे सेव करना चाहो, जहां पे ये आपसे गुम ना हो, उस जगह पर आपको इस एडमिट कार्ड को सेव करके रखना है, क्योंकि हर एक साल काफी स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एडमिट कार्ड गुम हो चुकी है, तो एडमिट कार्ड को वापस से कैसे हम डाउनलोड करें। जबकि उस टाइम जब एडमिट कार्ड गुम हो जाती है तो उस टाइम इतनी लेट हो जाती है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए आपको सबसे जरूरी काम करना है, एडमिट कार्ड को देखना है, उसे अच्छे से जो भी अंडरटेकिंग वगैरह भरनी है वो अंडरटेकिंग भरने के बाद आपको इस एडमिट कार्ड को अच्छे से सेव कर लेना है। सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इन 3 पेजेस के एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे फर्स्ट पेज में कैंडिडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें सबसे फर्स्ट चीज जो दी गई है एडमिट कार्ड में वो है रोल नंबर। 10 डिजिट्स का रोल नंबर आपका दिया गया होगा, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया होगा। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन नंबर दी गई होगी, इस एप्लीकेशन नंबर का आपको आगे चल के यूज पड़ेगा। कैंडिडेट का नेम दिया गया होगा, कैंडिडेट के नेम में आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को जरूर चेक करें। अब जो ये डिटेल्स दिए गए हैं इसमें आप सभी चीजों को बारीकी से चेक करें कि कहीं कोई डिटेल्स गलत तो नहीं दी गई है। जैसे कि कैंडिडेट्स नेम है, उसमें किसी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। फादर्स नेम है तो किसी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जेंडर दी गई है, मेल है फीमेल है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ करेक्टली दी गई है या नहीं दी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी। कैटेगरी दिया गया होगा, कैटेगरी मीन्स आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी प्रॉपरली दी गई है या नहीं दी गई है, तो कैटेगरी फील्ड दी गई होगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन पूछा गया होगा, दिया गया होगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप हो या नहीं हो, तो उसका आंसर यस या नो में दिया गया होगा। इन सभी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से देखना है और कहीं पे भी आपको किसी प्रकार की गलती मिलती है, चाहे वो आपके नेम में, कैंडिडेट नेम में स्पेलिंग मिस्टेक्स की गलती क्यों ना हो, जैसे ही आपको जो भी मिस्टेक मिलती है, आपको सबसे पहला काम करना है कि एनटीए की मेल आईडी पे एक मेल करना है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और उनसे ये गलती डिस्कस करनी है कि मेरे एडमिट कार्ड में ये मिस्टेक्स है, तो मैं इसे करेक्ट करवाना चाहता हूं या करेक्ट करवाना चाहती हूं। तो ये मिस्टेक्स आपको सबसे पहले सही करने हैं। राइट साइड में आप फोटोग्राफ्स मांगा गया होगा, आपको फोटोग्राफ उसमें स्टिक करना है, चिपकाना है और नीचे सिग्नेचर करने हैं। तो इन चीजों को करने के बाद
आपसे जो दूसरी ये हुई कैंडिडेट डिटेल्स, जो दूसरी पार्ट दी गई होगी वो होंगे टेस्ट डिटेल्स, टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे। उन टेस्ट डिटेल्स में क्या होगी, सबसे फर्स्ट चीज जो पूछी गई, बोली गई है, यहाँ पे बताई गई है, वो है क्वेश्चन पेपर का मीडियम। आप कौन से मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर आप रिसीव करोगे, हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा, कौन से लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगी, वो क्वेश्चन पेपर का मीडियम दिया गया होगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो वहां पे अवेलेबल होगा, दिया गया होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में मिलेगी या फिर हिंदी मीडियम में मिलेगी। जिस भी मीडियम में है वो मीडियम दी गई होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की डेट दी गई होगी जो कि 13 सितंबर 2020 है। रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर, आपकी टाइम स्लॉट, आपको कितने बजे सेंटर पे होना ही होना है, आपको कितने बजे एंट्री मिलेगी, वो टाइम स्लॉट दिया गया होगा आपके लिए। क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि अलग अलग बैचेस में स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी। किसी को 11 बजे दी जाएगी, किसी को 11:20 में दी जाएगी, किसी को 12 बजे दी जाएगी, किसी को 12:20 में दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो टाइम स्लॉट है वो इस पार्ट में लिखा गया होगा कि रिपोर्टिंग या फिर एंट्री टाइम एट सेंटर, आपका जो भी टाइमिंग दिया गया होगा, हो सकता है 12 बजे हो सकता है 12:20 में हो, उतने बजे आपको सेंटर पे होना ही होना है, क्योंकि उतने बजे से आपको एंट्री मिलेगी। टाइमिंग ऑफ टेस्ट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट दी गई होगी जो कि 1:30 से स्टार्ट होगी, 1:30 बजे मीन्स 1:30 PM। और वेन्यू ऑफ टेस्ट सेंटर नंबर, टेस्ट सेंटर नंबर दिया गया रहेगा। आपका जो टेस्ट सेंटर, जहां पे जो भी आपका सेंटर पड़ा है उसका एक आईडी होगी, एक नंबर होगा, वो नंबर दिया गया रहेगा। और वेन्यू ऑफ टेस्ट, टेस्ट जो है उसकी वेन्यू, वेन्यू मीन्स आपको कंप्लीट एड्रेस दी गई होगी कि जो आपका टेस्ट सेंटर है वो कहां पे है, उसकी कंप्लीट एड्रेस क्या है। इसके बाद आता है एक सेल्फ डिक्लेरेशन पार्ट। टेस्ट डिटेल्स के बाद आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन पार्ट पे। सेल्फ डिक्लेरेशन पार्ट पे आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही है। उन 3-4 चीजें जो आपसे पूछी जा रही है वो आपको बतानी है। क्या क्या चीजें पूछी जा रही है? पूछी जा रही है कि पिछले 14 दिनों के अंदर क्या आपके साथ ये चीजें हुई है। अब पिछले 14 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, सबसे पहले पूछा गया है कि क्या पिछले 14 दिनों के अंदर द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनी नोज, बॉडी एक, इस तरीके की कोई चीजें आपके साथ रही है पिछले 14 दिनों के अंदर। क्या आपको फीवर रहा है? अगर फीवर आपको रहा है तो उसके सामने जो चेक बॉक्स बना है उस चेक बॉक्स में आपको टिक करना है। अगर कफ रहा है, क्या आपको पिछले 14 दिनों के अंदर कफ रहा है, तो कफ अगर आपको हुआ है तो आपको कफ में आपको टिक करना है। ब्रेथलेसनेस मतलब कि सांस लेने में दिक्कत, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत है या हुई है पिछले 14 दिनों के अंदर? अगर ऐसा है तो आपको उसमें टिक करना है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मीन्स गला का सूखना, क्या गला का सूखना क्या आपके साथ ऐसा हुआ? या फिर रनी नोज, सोर थ्रोट या फिर स्लैश रनी नोज, क्या मतलब नाक बहना, नाक बहना मीन्स जुकाम होना, जुकाम वगैरह कुछ आपको हुआ है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई है तो आपको उसके सामने जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके सामने टिक करना है। या फिर बॉडी एक, बॉडी पेन जिसको कहते हैं, बॉडी एक, क्या आपको बॉडी एक रही है या बॉडी एक हुई है, बॉडी में पेन हुई है, तो अगर हुई है तो बॉडी एक के सामने आपको टिक करना है। या फिर अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, इनके अलावा अगर कोई और दिक्कत आपको हुई है तो उसको आपको ये जो नीचे दिया गया डैश है उसमें आपको मेंशन करना है। इनमें अगर वो चीजें नहीं है जो आपको हुई है, मगर इनमें वो चीजें नहीं है, कुछ दूसरी चीजें हैं जो इसमें नहीं दी गई है, तो उसको आपको वहां पे लिख देना है। दूसरी पॉइंट में क्या दी गई है? बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, क्या आप पिछले 14 दिनों में किसी कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके कांटेक्ट में आए हैं, उनके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं। क्लोज कांटेक्ट से मतलब है कि उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या आप उनके साथ 15 मिनट तक रहे हैं, तब वो क्लोज कांटेक्ट माना जा रहा है। तो अगर क्या आप पिछले 14 दिनों के अंदर किसी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में 1 मीटर की दूरी के अंदर आए हैं और 1 मीटर की दूरी में रहे हैं और वो 15 मिनट तक रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको इसे टिक करना है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। जो थर्ड पॉइंट पूछी गई है जो आपको डिक्लेरेशन में देना है वो ये देना है, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट इन मैंडेटरी क्वारंटीन। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, आप कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। अगर आप नहीं आए हैं तो आपको टिक करना है, अगर आप आए हैं तो आपको इसे एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है। या फिर
आप मैंडेटरी क्वारंटीन में भी नहीं रहे हैं, मतलब 14 दिन की जो क्वारंटीन है उसमें नहीं रहे हैं। तो ये नॉट से ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा आप अगर इस स्टेटमेंट को टिक करते हैं तो मतलब आप आए हैं, और या तो फिर आप मैंडेटरी क्वारंटीन में रहे हैं। अगर आप इसे टिक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए हैं और आप मैंडेटरी क्वारंटीन में भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप नहीं आए हैं और क्वारंटीन में नहीं रहे हैं तो आपको इसको एज इट इज छोड़ना है, इसको आपको टिक नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज, नेम ऑफ द सिटीज। आप अपने सिटी से बाहर दूसरे सिटी ट्रैवल किए हो, अगर किए हो तो उन सिटीज के नेम आपको लिखने हैं। 1, 2, 3, 4 चार जगह के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। जिस भी सिटी में आपने ट्रैवल किया है या कंट्री से बाहर गए हैं तो आपको सिटी का नाम, कंट्री का नाम उसमें मेंशन करना है। और उसी के साथ है डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी। जिस सिटी में आपका सेंटर है उस सिटी में आप किस डेट को वापस आए हो। आप किसी सिटी में बाहर गए हो घूमने के लिए, ट्रैवल किया है अपने दूसरे सिटी में, और दूसरे सिटी से आप वापस सेंटर वाली सिटी में, जिस सिटी में आपका सेंटर है उस सिटी में आप कौन सी तारीख को आए हो, कब किस डेट में आए हो, वो डेट आपको मेंशन करना है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन की जो पार्ट है उसमें आपको थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स वगैरह चिपकानी है। लेकिन ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फोटोज वगैरह और थंब इंप्रेशन वगैरह देनी है वो आपको करनी है। तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में क्या चीजें दी गई है? पेज नंबर 2 में कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, और पेज नंबर 3 में एडवाइजरीज दी गई है। पेज नंबर 2 इंस्ट्रक्शंस फॉर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, जब आप एडमिट कार्ड की पेज नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया कैंडिडेट को रिपोर्टिंग टाइम पर सेंटर पर होना होगा। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपकी दी गई है, जब आप अपने एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज में देखेंगे तो रिपोर्टिंग/एंट्री टाइम एट सेंटर, वो रिपोर्टिंग टाइम जो है या फिर एंट्री टाइम एट जो सेंटर है, जो भी टाइमिंग दिया गया है 11 बजे या 11:30 में या 12 बजे या 12:20 में, तो जो भी टाइमिंग दिया गया है उस टाइम पे आपको एंट्री दी जाएगी। तो उस टाइम आपको सेंटर पे होना ही होना है। ये फर्स्ट पॉइंट पे दी गई है। सेकंड पॉइंट पे दी गई है कि गेट क्लोज होने के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जी, गेट एक बार क्लोज हो गई तो उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में दी गई है एग्जाम खत्म होने से पहले कोई स्टूडेंट एग्जाम रूम से बाहर नहीं निकल सकता। एग्जाम जब तक पूरी तरीके से ओवर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए और इन्विजिलेटर आपको बाहर निकलने के लिए गाइड ना करे, तब तक आपको एग्जामिनेशन रूम में ही रहना है। किसी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी है, या ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपकी एग्जाम पहले खत्म हो गई तो आप अगर बाहर निकलना चाहें तो भी आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है एग्जाम खत्म होने पर इन्विजिलेटर के कहने अनुसार काम करना है। जी, एग्जाम खत्म होने के बाद जैसा आपको इन्विजिलेटर कहते हैं वही वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है। उसके बाद आते हैं सीधा 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या चीजें आपको 100% लेकर के ही जानी है, क्योंकि ये चीजें अगर आप नहीं लेकर के जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन रूम में एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, या तो फिर अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपको मस्ट है जो लेकर के जानी है? सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग जो है वो अंडरटेकिंग भी आपको एडमिट कार्ड में ही अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को आपको लेकर के जाना है। अंडरटेकिंग भी साथ में लेकर अंडरटेकिंग आपको करनी है एडमिट कार्ड में, और एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग आपको वो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। वो कोई भी आईडी प्रूफ हो सकती है। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, आपकी जो ये पासपोर्ट है वो पासपोर्ट हो सकती है, या वोटर आईडी हो सकती है। तो कोई भी एक जेन्युइन आईडी प्रूफ आपको लेकर के जानी है। और प्रॉपर फ्रिस्किंग, उसके बाद प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी तो प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए आपको ये चीजें लेकर के जानी है। 11th पॉइंट में क्या दी गई है? स्टूडेंट को क्या क्या चीजें और इनके एडिशनल क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, क्या क्या चीजें स्टूडेंट लेकर जा सकते हैं अंदर और क्या क्या चीजें लेकर के जानी है।
एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड में ही आपसे अंडरटेकिंग मांगा गया है, उस अंडरटेकिंग को आपको अंडरटेकिंग देनी है और एडमिट कार्ड को अंडरटेकिंग के साथ लेकर के जाना है, जिसमें आपको डिक्लेरेशन जो है वो लेकर के जाना है। A4 साइज प्रिंट आउट, जो एडमिट कार्ड है अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग, उसका आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। कौन से पेज पे? A4 साइज शीट पे आपको एक प्रिंट आउट लेकर के निकालनी है और उसी प्रिंट आउट को आपको लेकर के जाना है, मतलब फिजिकल कॉपी लेकर के जानी है। आप फोन में लेकर के नहीं जा सकते, आपको एक प्रिंट आउट लेकर के जाना है, फिजिकल कॉपी लेकर के जाना है। दूसरी चीज, आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो, अपनी बोतल लेकर जा सकते हो जिसमें पानी होगा, वाटर बोतल लेकर जा सकते हो, मगर वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके के स्टिकर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, एडिशनल फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ्स लेकर के जाने हैं एडिशनल, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ आप लेकर के जाओगे ये आपको वहां पे जो अटेंडेंस शीट होगी वहां अटेंडेंस शीट में आपको स्टिक करनी होगी, उसमें चिपकानी होगी, लगानी होगी। तो ये आपको एडिशनल फोटोग्राफ अपनी लेकर के जानी है। और ये फोटोग्राफ कब की होनी चाहिए? ये फोटोग्राफ वो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने उसमें स्टिक किया था। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फोटोग्राफ लगा है वो सेम फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है। तो ये चीजें लेकर के जानी है। और साथ में इनके अलावा जो चीजें लेकर के जानी है वो है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, आपको अपना एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना है। 50 ml का सैनिटाइजर आप लेकर के जा सकते हो, हालांकि सैनिटाइजर वहां पे अवेलेबल होंगे, मगर अगर फिर भी आपको अगर अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना है तो आप लेकर जा सकते हो। मास्क एंड ग्लव्स, आपको मास्क पहन के जाना है, ग्लव्स लगा करके जाना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और स्क्राइब, उनके जो स्क्राइबर होंगे वो स्क्राइबर की जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या क्या चीज है? जैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, अपना स्क्राइबर लेकर के जाना है एज पर नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं इंफॉर्मेशन ब्राउचर में उन नॉर्म्स के बेस्ड पे अपना स्क्राइबर, अपने हेल्पर को लेकर के जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। अंडरटेकिंग लेकर के जाना है। फॉर्मेट गिवन इन पेज नंबर 1 इंफॉर्मेशन ब्राउचर, पेज नंबर 1 में जो फॉर्मेट दिया गया है उस पेज नंबर 1 के फॉर्मेट को आप देख लें और अंडरटेकिंग आपको लेकर के जानी है और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाना है। 15th पॉइंट में दी गई है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी पर्सनल बिलोंगिंग्स, आप कोई भी अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि पर्सनल बिलोंगिंग्स अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किए जाएंगे और वहां पे उन चीजों को रखने की भी व्यवस्था नहीं होगी, तो हो सकता है आप उन चीजों को मिस कर दें। अब पर्सनल बिलोंगिंग्स में क्या चीजें हो सकती है? कोई भी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, या फिर अदर जो बिलोंगिंग्स होंगे जिनकी जरूरत अंदर नहीं है, उस तरीके की कोई भी चीज आपको वहां पर लेकर के नहीं जानी है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, प्रॉपर जगह नहीं दी गई होगी उन चीज़ों को रखने के लिए, तो वो चीज़ें हो सकता है आप मिस कर दो। तो इसलिए उन चीज़ों को भी आपको नहीं लेकर के जानी है, कोई भी किसी भी तरीके की पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको लेकर के नहीं जानी है। 17th पॉइंट में क्या दी गई है? ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवेल्युएशन ऑफ OMR आंसर शीट। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है। अगर आप इन्विजिलेटर को एडमिट कार्ड हैंड ओवर नहीं करते हो तो आपकी OMR शीट जनरेट नहीं होगी। तो जैसे एग्जाम खत्म हो उसके बाद इन्विजिलेटर आपसे आपकी एडमिट कार्ड मांगेंगे, वो एडमिट कार्ड आपको उनको देनी है। 18th पॉइंट में क्या दी गई है? ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट must hand over the OMR sheet to the invigilator and take away only the test booklet with them। एग्जाम खत्म होने के बाद OMR शीट जिसमें आपने आंसर मार्किंग की होगी, OMR शीट भी आपको इन्विजिलेटर को रिटर्न करनी है। भरी हुई OMR शीट आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी है और आपको अपने साथ सिर्फ जो टेस्ट बुकलेट है उस बुकलेट को लेकर के बाहर निकलना है। यानी दो चीजें एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपसे इन्विजिलेटर मांगेंगे, वो दोनों चीजें आपको इन्विजिलेटर को देनी है। एक है एडमिट कार्ड और दूसरी है OMR शीट। और जो 19th पॉइंट है उसमें ये चीजें दी गई है कि कोई भी ऐसी चीजें लेकर के अंदर नहीं जानी है जिससे मिस्चीवियस आइटम्स हो या फिर अनफेयर मीन्स के लिए कोई भी इस तरीके की चीट या कोई बुक या कोई पेज, इस तरीके की कोई भी चीज लेकर के अंदर नहीं जानी है जिससे कि आपको आपके एग्जामिनेशन पे कुछ खतरा है, आपको एग्जामिनेशन देने को ना दिया जाए। अब आते हैं पेज नंबर 3 में क्या दी गई है। ये थी पेज नंबर 2 की बातें जिसमें टोटल कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कैंडिडेट के लिए। पेज नंबर 3 में दी गई है एडवाइजरीज, NTA की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जा रही है
सेंटर पे एग्जामिनेशन डे के दिन कोविड-19 को देखते हुए वो सारी चीज़ें इस एडवाइजरी में दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो चीज़ें भी दी गई है। तो क्या क्या चीज़ें दी गई है ये मैं कुछ 4-5 पॉइंट आपसे डिस्कस कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आप उसमें चेक कर लेना। एडवाइजरी में सबसे पहली बात जो दी गई है वो है प्रिपरेशन एट सेंटर। सेंटर पे क्या प्रिपरेशन रहेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। सिर्फ कोविड-19 को देखते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा, सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है ये आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है कि किस तरीके से स्टूडेंट जब एक सेंटर पे पहुंचेंगे तो उसके बाद स्टूडेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि जब स्टूडेंट सेंटर पे जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से एंट्री मिलेगी, उसके बाद उनका टेम्परेचर चेकअप होगा, या टेम्परेचर चेकअप अगर एक 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होती है तो फिर क्या होगा, और अगर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होती है तो उनके साथ क्या होगा, फिर फ्रिस्टिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाली वीडियो में समझाया हुआ है। आप जो लास्ट वीडियो है, लास्ट टू लास्ट वीडियो, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए। सेकेंड पॉइंट क्या दी गई है, सीटिंग एरिया विल बी थॉरोली सैनिटाइज्ड। जो भी सिटिंग एरियाज होंगे, जो टेबल्स होंगे, जो चेयर्स होंगे, वो प्रॉपरली सैनिटाइज किए गए होंगे। तो ये बता रहे हैं एनटीए कि हम क्या मेजर्स ले रहे हैं कोविड-19 के बीच जो एग्जाम हो रही है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, जिससे कि एक पेरेंट को भी एक मैसेज जाए कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी देखते हैं कितनी हद तक कितनी बात सही रहती है। थर्ड पॉइंट पे इन्होंने दिया कि गैप बिटवीन 2 सीट विल बी मेंटेन्ड एज पर GOI गाइडलाइंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 सीट के बीच की जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन किया जाएगा। 2 सीट के बीच का जो डिफरेंस है, जो शायद 2 मीटर का रहेगा या फिर 2.5 मीटर का रहेगा, 2-2.5 मीटर का, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 सीट के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो उतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में दी गई है हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड एग्जामिनेशन वेन्यू। हैंड सैनिटाइजर आपको बोला गया है कि आप लेकर के जा सकते हो। अगर आप नहीं भी लेकर के जाते हो तो भी जो वेन्यू है, एग्जामिनेशन सेंटर का जो वेन्यू है, उसमें बाहर भी गेट पे भी हैंड सैनिटाइजर रहेंगे, और अंदर वेन्यू के अंदर जब आपको एंट्री मिलेगी तो उसके अंदर भी हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल होंगे। तो अगर आप नहीं भी लेके जाते हो तो एक अलग बात है, अगर आप भूल जाते हो या नहीं ले जा पाते हो तो एक अलग बात है, उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बट स्टिल अगर आप अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। फिफ्थ पॉइंट में दी गई है कि टेम्परेचर चेकअप की जाएगी और इसके लिए थर्मोगन्स हैं। तो ये चीज़ें वही एडवाइजरीज हैं कि SOPs जो एनटीए की तरफ से जारी की गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उन प्रोसीजर्स की सारी बातें ही एडवाइजरी में दी गई हैं। स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के जानी है, क्या क्या चीज़ें सिर्फ लेकर के जानी है, ये चीज़ें दी गई है एडवाइजरीज में भी। तो इन चीज़ों को अगर आपको डिटेल में समझना है तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने SOPs को लेकर के कंप्लीट वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप कि जो बातें, जो इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजरीज इस एडमिट कार्ड में मेंशन की गई है, वो सारी एडवाइजरीज को फॉलो की जाए और स्टूडेंट के ऊपर किसी तरह का खतरा ना रहे, स्टूडेंट के लाइफ्स के ऊपर किसी तरह का खतरा ना रहे, कोविड-19 का खतरा ना रहे। बाकी अभी तक तो फिलहाल यही है कि 13 सितंबर 2020 के दिन एग्जाम होगी, क्योंकि उसके टलने का, उसके पोस्टपोन होने का अभी तक तो कुछ ऐसा नजरिया, ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बट स्टिल देखते हैं अभी क्या होता है। और तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो, एडमिट कार्ड से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, या काउंसलिंग से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करके अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।